हेलो बच्चों, मैं एस.के. वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वी साइंस नेक्सस। तो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बात चल रही थी और मैंने आपको कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल इन डिटेल सिखा दूंगा आपको क्या होता है। क्योंकि बच्चे जब देखते हैं ना N21, N32, N23, N12, पता नहीं उनको लगता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो बढ़िया से समझ लीजिए उसको, ठीक है। इसलिए पूरा इन डिटेल खाली आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही लेक्चर लेके आपके सामने हूं, समझिएगा। पिछले दिन आपने देखा, देखिए N21 लिखा है, N12 लिखा है, NM लिखा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा पता नहीं ये क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी चीज तो समझ में आ गया सर। आपने कहा था कि जिस मीडियम में जाएगा उसको सेकंड मान लेना है और जिससे जाएगा उसको फर्स्ट मान लेना है। तो चलिए V1/V2 हो गया। यहां क्या होगा बोलिए, तो V2/V1 होगा। तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहे तब ना ऐसा होगा, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वहां जो है ट्रिक से काम नहीं करेंगे हम लोग, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग यहां वापस आएंगे और फिर से डिस्कस करेंगे ये है क्या। पहले तो आप ये देख लो बेटा अच्छी तरह से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया जिसको एन कहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो तरह का होता है जी। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कौन कौन सा हो गया पहले बताओ? एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है ना। कहां क्या हो जाता है उसकी चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। ये नॉर्मल हो गया, यहां एयर हो गया, यहां ग्लास हो गया, ठीक है। रे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, बढ़िया बात है। तो रे आ रही है एयर से ग्लास में, तो अगर एक मीडियम कांस्टेंट हो, मतलब रे जो आ रही है चाहे जिस मीडियम में जा रही है, जिस भी डेंसर मीडियम में जा रही है, अगर एयर से ही जाएगी तब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मींस वन मीडियम इज कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? वन मीडियम इज कांस्टेंट, एयर से ही जाएगी जिसमें भी जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो। और रिलेटिव वाले में क्या हो जाता है बेटा, अब जिस मीडियम से कोई कॉन्स्टेंसी मीडियम की नहीं, कोई कॉन्स्टेंसी मीडियम की नहीं, जिससे भेजना है भेजो, जिसमें भेजना है भेजो। वाटर से भेजो ग्लास में, ठीक है, ग्लास से भेजो वाटर में, मतलब एयर के अलावा अगर किसी भी दो कंपैरेटिव मीडियम के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं तब वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। क्लियर? एयर से जा रही है किसी भी मीडियम में तो एब्सोल्यूट हो गया। किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम जाए बाहर में, एयर को छोड़ के बाकी कोई भी मीडियम हो भैया, तो वो हो गया कौन सा? बोलो बोलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, अगर आप N21 लिखते हो तो इसका मतलब होता है N2/N1। अब कहोगे सर ये क्या है, ये आपने क्या लिख दिया, ये कौन सी बात हो गई, नई बात हो गई सर? हाँ बिल्कुल नई बात हो गई। देखो कैसे, मान लो कि, और बढ़िया से समझो नहीं तो न्यूमेरिकल्स में फंसोगे, 100% फंसोगे, परेशानी हो जाती है बच्चों को, ठीक है ना। मान लो रे आ रही है, वाटर से आ रही है, ग्लास में आ रही है, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको N1 दिया हुआ है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया। वेलोसिटी नहीं दिया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। वेलोसिटी पर बाद में आता हूं, पहले इसको समझो, ठीक है। तो अगर N1 दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का और ग्लास का आपको N2 दिया है, ठीक। तो N21 इज इक्वल टू हो गया N2/N1, ठीक है। रे किस में जा रही है बेटा? सेकंड मीडियम में। देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फाइनल कॉन्सेप्ट पर आता हूं कि एनसीईआरटी वहां वैसे क्यों लिखता है, वेलोसिटी के लिए ऐसा क्यों हो जाता है, वेवलेंथ के लिए ऐसा क्यों हो जाता है, सब पे आता हूं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करता हूं आपका। पहले आप समझते जाओ, ठीक है। सारी बातें वही है जो मैंने पिछले दिन बताई थी। आप ये मत समझना कि सर आज नई चीज बता रहे हैं, नया रिलेशन बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आएंगे वहीं लौट के, बुद्धू घर को आए तो हम लोग भी जो है घर को आएंगे जरूर। जब बुद्धू जा सकता है तो भैया जो है पढ़ने लिखने वाला तो जा ही सकता है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, वहीं आएंगे वापस।
तो N21 इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, N2/N1 हो गया। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, ठीक है, तो रे किस में जा रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम से जा रही है, तो N2/N1 हो जाएगा। अब कहोगे कि सर N2/N1 हो जाएगा, तब जो है तब इसका रिलेशनशिप क्या निकलेगा, इसका रिलेशनशिप निकलेगा N बराबर आप क्या जानते हो, C/V। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे तो सीधा सीधी समझ लो भैया, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम N2/N1। अब वेलोसिटी में ये पलट क्यों जाता है, अगर आप N2 का वैल्यू निकालो या N1 का वैल्यू निकालो तो N इज इक्वल टू C/V होता है, तो N1 इज इक्वल टू C/V1 हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू C/V2 हो जाएगा, क्योंकि C तो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप N21 निकालते हो, N21 का वैल्यू निकालते हो, तो बेटा N2/N1 हो जाता है, N2 हो गया आपका C/V2 और N1 हो गया C/V1 इज इक्वल टू C/V2 इंटू V1/C, C और C कैंसिल, V1/V2, तो इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, V1/V2। अब रिलेशन समझ में आया। इससे पहले एनसीईआरटी में मैंने समझाया था तुमको कि रे किधर से आ रही है, जिससे आ रही है उसको न्यूमरेटर बना लो और जिसमें जा रही है उसको डिनोमिनेटर बना लो। समझे क्यों बना लो, क्योंकि N21 का वैल्यू होता है N2/N1, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव निकल जाता है V1/V2। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पकड़ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पकड़ लो, बाकी वेलोसिटी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल होकर निकल जाएगा। जैसे मान लो कोई मीडियम सेकंड और थर्ड है, कोई मीडियम सेकंड और थर्ड है, N23 है, क्या हो जाएगा बोलो, N2/N3 हो जाएगा, ठीक है, या थर्ड रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम N3/N2 हो जाएगा। अब इसका रिलेशन वेलोसिटी से निकालो, रेसिप्रोकल कर दो, V3/V2, ठीक है, इसका निकालो V2/V3, V2/V3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पकड़ लो, मेन बात मैं ये बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पकड़ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकड़ लोगे, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली उसका रेसिप्रोकल चली जाएगी, वेवलेंथ ऑटोमेटिकली उसका रेसिप्रोकल चली जाएगी, ठीक है। चूंकि होता क्या है ना, आगे देखो, आगे मैं और रिलेशन रिवील कर रहा हूं इसका। देखो, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरीके से निकाला जा सकता है, पहले आप ये देख लो बेटा, पहले आप ये देख लो, ठीक है। और एयर के अलावा है, रिलेटिव में जा रहे हैं हम लोग, बाद में एयर में आते हैं, एब्सोल्यूट में भी आते हैं, अभी रिलेटिव में चल रहे हैं। मीडियम 1 में वेलोसिटी V1 है, V2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, यस सर। रे जिधर से आ रही है, जिसमें जा रही है सर, V1/V2 हो जाएगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आपको दे दे और कहे कि भाई N21 निकालो इसका, तो भी निकल जाएगा। या अगर आपको वेवलेंथ इसका λ2 दे दे, इसका λ1 दे दे, तो भी निकल जाएगा। तो बेटा 3 तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, और तीनों को N से ही इंटर रिलेट करता हूं, बढ़िया से देखना, फिर एनसीईआरटी से भी इंटर रिलेट कर देता हूं उसको, ठीक है। देखो, अगर मान लो यहां मैं तुमसे पूछता हूं कि बेटा N21 निकालो, N से निकालो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, कॉन्सेप्ट समझो, N2/N1 हो जाएगा। अब वेलोसिटी की बात आ रही है, वेलोसिटी की बात आ रही है तो V2/V1 हो जाएगा, और वेवलेंथ की बात आ रही है तो λ2/λ1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल हो जाता है वेलोसिटी और वेवलेंथ अगर दिया रहे, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना हो तो, ठीक है। अब यहीं अगर मैं रे को वापस करूं, यहीं अगर मैं रे को वापस करूं, ठीक है, और मैं तुमको कह रहा हूं कि बेटा ऐसा हो रहा है ना कि रे हमारा जो है फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, ठीक है, रे हमारा फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, सेकंड मीडियम से जा रहा है,
N12, तो सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकल जाएगा, N12 निकल जाएगा, उतना मत सोचो, N12 निकल जाएगा। तो N12 अगर है तब क्या हो जाएगा बोलो, N1 बाय N2। और अगर वेलोसिटी दी रहे तब क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, इसका रेसिप्रोकल ना, B2 बाय B1, λ2 बाय λ1। तो तीनों ही कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी कंडीशन दिया हो, खाली एन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, ये तुमको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। समझ में आई बात? मान लो हम यहां लिखते हैं, फिर से समझो, एन एक्स वाई क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, एन एक्स बाय एन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी दिया रहे तब ये रिलेशन निकालना हो तब क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वेवलेंथ दिया रहे तो भी वेलोसिटी को ही फॉलो करता है, लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हो, मामला समझ में आ रहा है? एन से सबको इंटर रिलेट करेंगे। अब कहोगे सर एन से वी को तो इंटर रिलेट कर दिया आप, एन का रेसिप्रोकल होता है वी, बढ़िया बात है, सही में होता है। सर वेवलेंथ कैसे होगा, तो आपने 9th में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अगर बेटा यहां भी वाई बाय भी एक्स है, ठीक है, भी वाई बाय भी एक्स है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ लेमडा हो जाता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा हो जाता है। अब फ्रीक्वेंसी यहां कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे या मान लो एक्स वाई में समझने में परेशानी हो रही है तो यहां आप समझ लो v2 बाय v1, तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 क्यों हो गया, तो मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा हो जाता है, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ लेमडा 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है, v2 इज इक्वल टू एफ लेमडा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां v2 बाय v1 का वैल्यू पुट करो, v2 बाय v1 का वैल्यू पुट करो, तो एफ लेमडा 2 बाय एफ लेमडा 1, एफ और एफ कैंसिल, लेमडा 2 बाय लेमडा 1, मतलब जैसा भी वैसा लेमडा रख देना, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। अब चलिए एनसीईआरटी वाले पेज में आते हैं, और यहां जो हम लोगों ने लिखा था इस चीज को समझो, ये तो एब्सोल्यूट का है, यहां भी आते हैं, और ये जो मामला है ये रिलेटिव का मामला है, रिलेटिव का मामला है। मैंने कहा था ना कि लौटा के फिर वहीं लेके आऊंगा, लौटा के फिर वहीं लेके आऊंगा, ठीक है, देख लो वहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। बेटा N21 लिखा है, लिखा है ना, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, N21 लिखा है। तो अगर N21 लिखा है मतलब क्या हो गया बोलो, N2 बाय N1 हो गया। वेलोसिटी के साथ इंटर रिलेट करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो v1 बाय v2 आ गया कि नहीं आ गया। यही तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना हो तो v1 बाय v2 कर दो, अगर N21 है तो v1 बाय v2 कर दो, क्योंकि N21 बराबर N2 बाय N1 होता है, इसीलिए v1 बाय v2 हो जाएगा। अगर यहां लेमडा भी दिया रहता तो लेमडा 1 बाय लेमडा 2 हो जाता। अब बात समझ में आई? हाँ, कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट अट गया दिमाग में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अच्छी तरह से समझो, नहीं तो फिर परेशानी हो जाती है, खास करके जो है न्यूमेरिकल बनाने में। चूंकि डेफिनेशन या फॉर्मूला तो आजकल पूछने से रहा, आजकल तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, पता ही है तुमको, ठीक है। अब N12 पर सोचो जरा सा, N से सोचो, N से सोचो, B से मत सोचो, N से सोचो। तो N12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, N1 बाय N2 इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, B2 बाय B1। मतलब N सोच लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो। देखो B2 बाय B1 लिखा है एनसीईआरटी ने कि नहीं लिखा है, ठीक है। यहां अगर लेमडा भी दे दे तो वेलोसिटी के ही हिसाब से, वेलोसिटी के ही पीछे पीछे लेमडा चलती है, तो वेलोसिटी के हिसाब से ही लेमडा आप रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। मामला समझ में आया? मामला समझे कि नहीं समझे? मान लो तुमको यहीं पर रिलेटिव में पूछ दे कि भैया NGW का वैल्यू बोलो, अब सोचो, आप बोलो, फटाफट बोलो, अब क्या हो जाएगा। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा, तो Ng बाय NW हो जाएगा। ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वाटर का भी दिया है, NGW निकालने कह रहा है, तुमने निकाल के रख दिया, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दे, वेलोसिटी दे दे, तब कैसे निकालोगे, तो VW बाय VG कर देंगे सर, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ना दे, वेलोसिटी भी ना दे,
वेवलेंथ दे दे ग्लास का भी और वाटर का भी, ठीक है, और तुमको कहे कि NGW निकालो, तब क्या करोगे? तो सर वेलोसिटी को फॉलो कर लेंगे, λ2/λg कर देंगे, ठीक है। तो इन चीजों को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करना होगा बेटा, इसीलिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग से आपको ये दे दिया, क्लास दे दिया, इसको लिख करके प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब चलो, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आते हैं, जहां मैंने कहा कि एक मीडियम कांस्टेंट है, वो एयर ही होगा। तो सब बातें सेम आती है, जैसे रिलेटिव निकलता वैसे ही ये भी निकलता है जी। खाली क्या है, एयर से ग्लास में आ रही है रे, मीडियम फिक्स है कि एयर से ही ट्रैवल करेगा और कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इसका NG निकालना है, NG निकालना है। रिलेटिव का ब्रॉड है, रिलेटिव का एरिया ब्रॉड है, किसी से किसी में निकाल सकते हो, कोई भी एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जा सकते हो। लेकिन एब्सोल्यूट का फिक्स है, ये एयर से ही जाएगा और किसी भी मीडियम में जाएगा, ठीक है। तो NG लिख दिया, मतलब अंडरस्टूड है कि NGA निकाल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा NG/NA, नहीं हो जाएगा, NG/NA हो जाएगा। अब यहीं अगर आपको जो है दोनों का वेलोसिटी दिया रहे, इसका V1 दिया है, इसका V2 दिया है, ठीक है, तब आप क्या कर लोगे, ठीक है। या मान लो यहां VA दिया है, यहां VG दिया है ग्लास के लिए, तब आप क्या कर लोगे? तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा कर देंगे ना यहां सर, इसीलिए VG/VA हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको जो है वेवलेंथ दे दे तो λg/λA हो जाएगा। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर लिखने की जरूरत नहीं होती, मीडियम लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ NM लिख दिया, ठीक है, आपने NG लिख दिया, बस अंडरस्टूड है कि एयर है, ठीक है। कोई भी दूसरा मीडियम नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हुआ होगा। तो NMA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, NM/NA हो जाएगा, इज इक्वल टू VA/BM हो जाएगा, इज इक्वल टू λA/λM हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? और इसीलिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए अगले डायग्राम में चलते हैं। इसीलिए जब मैं पिछले दिन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि बेटा रे किससे आ रही है, V1 से, किस में जा रही है, V2 में जा रही है, ठीक है। तो अगर N21 निकालना हो, N21 निकालना हो तो आप V1/V2 कर दो। क्यों? क्योंकि रे जा रही है V1 से और किस में जा रही है, V2 में जा रही है। तो जिसमें जा रही है उसको आप डिनोमिनेटर बना दो। क्यों मैंने कहा था? अब फिर से देख लो, फिर से बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इन सारी चीजों में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैंने क्यों कह दिया था, जबकि हम लोग यहां क्या निकाल रहे हैं बेटा, एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, रिलेटिव निकाल भी नहीं रहे हैं। एयर से रे जा रही है, ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो N21 यहां भी V1/V2 हो जाएगा। बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? क्यों V1/V2 हो गया? क्योंकि N21 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू λ1/λ2। तो ये रिलेशनशिप याद रखना बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल वेलोसिटी आ जाता है और वेलोसिटी के साथ साथ वेवलेंथ चलता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट वाले में अगर कहीं भी NG लिखा रहे तो आप समझ लेना क्या है भैया, किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में है, NG/NA हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं आपके सिलेबस में, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और अगर मान लो बेटा तुमको NG दिया हुआ है, ठीक है, या GA दिया हुआ है, या N21 दिया हुआ है, N21 दिया हुआ है, और कह रहा है कि N12 निकालो, N21X दिया हुआ है, N12 निकालने कह रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/X हो जाएगा। क्यों?
रेसिप्रोकल हो गया ना, N21 इज इक्वल टू N2 बाय N1, तो N2 बाय N1 का वैल्यू x दिया हुआ है और N12 है N1 बाय N2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो ना, 1 बाय x। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है, देखो N21 ही ना दिया है, x दिया है, तो इसका मतलब N2 बाय N1 इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। इधर भी रेसिप्रोकल करो, इधर भी रेसिप्रोकल करो, N1 बाय N2 इज इक्वल टू 1 बाय x हो जाएगा। N1 बाय N2 को क्या लिख सकते हैं, N12 इज इक्वल टू 1 बाय x हो गया, इसीलिए N12 इज इक्वल टू 1 बाय x हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए मैं लगातार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस कर रहा था। एब्सोल्यूट भी बता दिया मैंने आपको, रिलेटिव भी बता दिया मैंने आपको, और सबको सबसे इंटर रिलेट भी कर दिया। बस खाली ध्यान रखना कि अगर कांस्टेंट है एक मीडियम के एयर से ही ले जाना है तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और बाकी अगर किसी भी मीडियम का किसी भी मीडियम के साथ खिचड़ी बना लो तुम, तो वो रिलेटिव हो जाएगा। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिमाग में रखो, वेलोसिटी को उसके रेसिप्रोकल कर दो, वेवलेंथ है तो उसको भी उसके रेसिप्रोकल कर दो, मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल चलेगा, ठीक है। और किसी का किसी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, बाकी न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा, किसी का किसी से निकालना हो तो आप आराम से निकाल ही सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली कह देना कि V2 बाय V1 हो जाएगा, तो कहां से हुआ ये समझना जरूरी था, इसलिए इतना लंबा डिस्कशन आपको दे रहा था। देखिएगा, इफ द एंगल ऑफ, न्यूमेरिकल्स में चलते हैं, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन एयर इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। अब बोलो बेटा कैसे निकालोगे, ठीक है। तो n में तो पहले ही मैंने बताया था साइन I बाय साइन R होता है, ठीक है। और बाकी दूसरा मैंने बताया कि n इज इक्वल टू C बाय V होता है, और फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप्स वगैरह कैलकुलेट किए। N21 इज इक्वल टू N2 बाय N1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाय लेमडा 2, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। N2 बाय N1 आ रहा है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट के इसमें रिस्पेक्ट में, तो N2 बाय N1 आ गया, बाकी आप रेसिप्रोकल लेके चलो। तो अब यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ, n इज इक्वल टू C बाय B से निकलेगा क्या, कहोगे नो सर, तो n का दूसरा फॉर्मूला ले ले बेटा, क्या होता है, साइन I बाय साइन R, उससे निकाल ले। तो n इज इक्वल टू हो गया साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू हो गया साइन, गिवन में क्या सब दिया हुआ देख लो, एंगल I दिया हुआ है तुमको 45 डिग्री, एंगल R दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 बाय साइन 30 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय 2, वही ट्रिगो वाला 1 बाय 2। सॉल्व कर लो, 1 बाय रूट 2 इंटू 2 बाय 1, सॉल्व करोगे रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, अगले नंबर में चलेगा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर से आ रहा है ग्लास में आ रहा, बताओ कौन वाला होगा, एब्सोल्यूट वाला होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, नहीं जी सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गिवन लिखो पहले इसका, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, ठीक है। तो n का स्पीड से क्या रिलेशन है बेटा, n इज इक्वल टू C बाई V, n का वैल्यू आपको दे ही दिया है, C आप जान ही रहे हैं और V आपको निकालना है। ग्लास में ना किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये स्पीड निकालना है तो उसको V से ही लिखेंगे ना, तो n इज इक्वल टू C बाई B। अब तो आप इसको सॉल्व कर लोगे बहुत आराम से, या मैं ही कर देता हूं। 1.5V इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, V इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 1.5, कैंसिल करो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में जो स्पीड है क्या निकल गया यहां पर, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेटा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, बढ़िया से समझो इस बात, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, कोई तुम्हारा कैरियर नहीं बना सकता, कोई भी नहीं, किसी में दम नहीं है जब तक तुम नहीं चाह लो।
कोई टीचर क्या कर सकता है, बहुत अच्छी तरह से तुमको पढ़ा सकता है। अगर वो अच्छा टीचर है तो कोशिश करेगा तुमको बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज को समझाने की। लेकिन जब तक तुम उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम उस पर काम नहीं करोगे, तब तक कोई सॉल्यूशन मिलने नहीं जा रहा है। और कंपटीशंस तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है बेटा। पहले जो अच्छे बच्चे होते थे वो सक्सेस करते थे, अब जो बहुत अच्छे होते हैं, स्मार्टली वर्क करना जानते हैं, जम के काम करना जानते हैं, हार्डली वर्क करना जानते हैं। हार्डली वर्क करने का यह मतलब नहीं हुआ कि आप 18 घंटा बैठे रहो और 18 घंटा बैठे हुए हैं, चलो भाई किसी तरह से पढ़ रहे हैं, किसी तरह से काम कर रहे हैं, ये नहीं बेटा। दिमाग लगा के काम करो, कम समय के लिए काम करो। 18 घंटे के बदले 12 घंटे ही बैठो। आप 10th में हो, 7 घंटा 8 घंटा बहुत ज्यादा हो गया, काफी है। अगर आप दिमाग लगा के बहुत बढ़िया से काम कर लो तो काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी यहां सबसे ज्यादा बनती है ना। तो प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। चाहे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसका प्रैक्टिस करो, और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि रिजल्ट पर पहुंच नहीं जाओ। ठीक है, इसीलिए मैं कहीं से भी तुमको रोटेट करके इंडेक्स में लाया, लेकिन रिजल्ट पे पहुंचा दिया। एन पे फोकस करो, सारे रिलेशंस फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगले नंबर में चले आओ। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब एट एन एंगल। इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, आर आई ऑफ प्लास्टिक स्लैब इज √3, फाइंड एंगल आई। ठीक है, तो अब यहां क्या क्या दिया हुआ है इसको समझो जरा सा। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब एट एन एंगल। चलो किसी एंगल से आया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। मोस्टली आपको इसी से प्रॉब्लम्स आएंगे। n इज इक्वल टू सी बाई बी से आएंगे, n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर से आएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल करके दे देगा, फिर कहेगा निकालो। इसीलिए उतनी सारी चीजों को समझना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेट कर दिए जाते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दिया हुआ है। अब कह रहा है एंगल आई निकालो, निकल जाएगा आराम से। कैलकुलेट कर लोगे इसको, बढ़िया बात है, कैलकुलेट कर लेना। n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर से कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है इसको समझो। आप मान लो एक स्लैब लेते हो, ये स्लैब का टर्म है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट स्लैब का टर्म है। ये कौन सी रे बेटा, इंसिडेंट रे। अब ये मुड़ गई, क्या नाम हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। फिर यहां नॉर्मल डाल लो, फिर ये बाहर निकल गई, क्या नाम हो गया, इमर्जेंट रे। रिफ्रैक्शन के बाद जब रे बाहर निकलती है तो इमर्जेंट रे बन जाती है। अब आप क्या करो, तो इमर्जेंट को पीछे प्रोड्यूस कर लो इंसिडेंट के डायरेक्शन में, या इंसिडेंट को आगे प्रोड्यूस कर लो इमर्जेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है ना, इसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, चाहे आप इंसिडेंट को आगे बढ़ाओ चाहे इमर्जेंट को पीछे बढ़ाओ। किसके टर्म में, स्लैब के टर्म में, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों रेज पैरेलल निकलेगी। इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे होता है। ठीक है, प्रूव भी करोगे 12th में जाके इसको। तो इसके बीच में जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कहीं भी यहीं निकाल लो, यहीं निकाल लो, यहीं निकाल लो, जहां मन है वहीं निकाल लो, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। पता है तुमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो, शॉर्टेज डिस्टेंस कहते हो। ठीक है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगले नंबर में चल बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मान लो ये स्लैब हो गया, देख रहे हो ना स्लैब कितनी बार यूज हो रहा है, जम के यूज होता है इस चैप्टर में स्लैब। ये रे इन कर रही है, इंसिडेंट रे हो गई बेटा। अब ये बेंड कर गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, फिर बाहर निकली, फिर बेंड कर गई, इमर्जेंट रे हो गई। ठीक है, अब यहां अगर मैं एक प्लेन मिरर इस तरह से रख दूं
कि ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना ले, जो रे फाइनल निकल रहा है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद अगर कोई रे बाहर निकल रहा है और उसके सामने हमने प्लेन मिरर रख दिया और इस तरह से रख दिया कि वो उस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर होकर निकल रहा है, क्या होगा? जैसे जैसे गया है, रिफ्लेक्शन पढ़े हो ना तुम, जैसे जैसे गया है रे वैसे वैसे ही वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर? क्लियर? लेकिन प्लेन मिरर ध्यान रखना कि वो 90 डिग्री एंगल पर ही आना चाहिए, ताकि ये रे उस पर नॉर्मल के डायरेक्शन में फॉल हो, तो रे जैसे जैसे गया है वैसे वैसे ही अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा बेटा। एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर? अगला है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको समझो बढ़िया से। मान लो एक रे डेंसर मीडियम से निकल रही है रेयरर मीडियम में, डेंसर से रेयरर में। कैसे निकलेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगी, नॉर्मल से दूर निकलेगी। ठीक है। अगर इस एंगल को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये और ज्यादा बेंड करेगी। स्नेल ने क्या कहा था? साइन आई बटा साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एंगल बढ़ाओगे तो यहां भी एंगल बढ़ेगा, लेकिन अब ध्यान दो कि अब ये एंगल रे जो निकल रहा है ये कितना डिग्री एंगल बना के निकल रहा है? तो 90 डिग्री एंगल। तो अगर कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है और जिस एंगल के लिए रेयरर मीडियम में, जिस एंगल के लिए रेयरर मीडियम में जाके 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, उस एंगल को बेटा एंगल सी लिखा जाता है, क्रिटिकल एंगल लिखा जाता है। समझ में आई बात? अरे सिंपल सी बात है, डेंसर से रेयरर गया तो नॉर्मल से बेंड करेगा ना। तो जिस एंगल के लिए बाहर निकला और नॉर्मल से बाहर जाके 90 डिग्री एंगल बना दिया, उस एंगल को बेटा क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक। अगले नंबर में चले आओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है इसको समझो। मान लो ये स्लैब है और रे जा रही है रेयरर से, सॉरी डेंसर से रेयरर में और बाहर जाके 90 डिग्री एंगल बना दे रही है। तो ये एंगल कौन सा एंगल हो गया? क्रिटिकल एंगल हो गया। जिसके लिए बाहर जाके 90 डिग्री एंगल बन गया, वो एंगल क्रिटिकल हो गया। अगर कोई रे क्रिटिकल से ज्यादा एंगल बना के, क्रिटिकल से ज्यादा एंगल बना के निकलना चाहे तो निकल नहीं पाएगा। सेम मीडियम को रिट्रेस कर लेगा, सेम मीडियम को रिट्रेस कर लेगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बना के निकलेगा तो डेंसर मीडियम उसको निकलने ही नहीं देगा। वो कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, अगर क्रिटिकल से ज्यादा एंगल बना के निकलने की कोशिश करेगा, उसी मीडियम में उसको रिट्रेस होना पड़ेगा। जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा हो गया, फिर उसी मीडियम में गया, फिर उसी मीडियम चेंज ही नहीं होगा जो रिफ्रैक्शन होगा। तो ये फेनोमेना हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आगे बात बेटा? जिस एंगल के लिए बाहर निकल के 90 बना दिया, वो एंगल क्रिटिकल हो गया, और क्रिटिकल से ज्यादा एंगल बना के निकलने की कोशिश करेगा तो सेम मीडियम को रिट्रेस कर लेगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी चीजें आज के क्लास में मैंने आपको समझा दी, आज के लेक्चर में मैंने आपको समझा दी। बहुत बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, जम के इस लेक्चर पर मेहनत कीजिएगा। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर निकल रहा हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है, लेक्चर्स को लाइक कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।